अब फाइनली अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन की बात करी गई है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? सपोज कॉस्ट फंक्शन गिवन है सी एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट आएगा, दैट इज़ द कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट में पता है फिक्स्ड कॉस्ट होता है एंड वेरिएबल कॉस्ट होता है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट को वी एक्स से डिनोट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को एफ एक्स से डिनोट करते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट हो गया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो गया एट्सेट्रा। एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वैसे तो मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट पर वेरी करती है, ठीक है ना, बट एक फिक्स्ड उसमें फिक्स्ड चार्जेस भी होते हैं ना, जो फिक्स आपको लगेगा या आप कितना भी कम या ज़्यादा प्रोड्यूस करो। ओके, एंड वेरिएबल में क्या है, प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा आपको कॉस्ट लगेगा। तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा, वी एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है ना। उसका अगर एवरेज लेना है तो सिंपल, जिस भी कॉस्ट का एवरेज लेना है आप नंबर प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, ठीक है। ओके, एंड मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, आप एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहते हो, उस केस में आपका द इंक्रीज इन कॉस्ट इन प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट कितना लगेगा, ठीक है ना। उसको हम डी सी बाई, हमें कॉस्ट इक्वेशन पता है, उसका आप डिफ्रेंसिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा आपको, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज इतना। अब यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, इनफैक्ट लैक ऑफ प्रिंटिंग है ना। यहाँ पर इसे ये लिखना चाहिए था, ओके, ये नहीं लिखा। फिर यहाँ पर भी कुछ रेवेन्यू फंक्शन लिखना चाहिए था, ये चीज़ ये नहीं लिखा है इसने। तो मैं मानता हूँ कि ये होगा जो यहाँ पर लिखा है ना। अब इसमें क्या लिखा है कि कॉस्ट फंक्शन कुछ गिवन है एंड टैक्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट लग रहा है, एंड आपको क्या करना है कि फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। इसी चीज़ के लिए मैंने मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, है ना। तो सी एक्स इक्वल्स टू ये है, ये कॉस्ट फंक्शन है। यहाँ पर 2x हमने क्यों ऐड करा, क्योंकि पर यूनिट प्रोडक्ट ₹2 कॉस्ट लग रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन में ऐड होगा, ठीक है। तो हमारा फाइनल कॉस्ट फंक्शन आफ्टर इंक्लूडिंग द टैक्स कितना हो गया, ये हो गया। फिर रिवेन्यू फंक्शन हमारा ये गिवन है। अब प्रॉफिट फंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा जो रिवेन्यू आ रहा है माइनस कॉस्ट फंक्शन करना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन आ गया यहाँ पर। अब इसी प्रॉफिट फंक्शन से हमें निकालना है कि फॉर व्हाट एक्स की कितनी वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्स हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, प्रॉफिट फंक्शन पता है। उसके बाद तो बस सिंपल डिफरेंशियल कैलकुलस का हमारे कॉन्सेप्ट हो गया। जैसे हमने बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करना पड़ता है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आया -1/3x³ प्लस 2500x प्लस -10। ओके, मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा। इसका डिफरेंशिएशन बहुत ईजी है ना, हमने इसे कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन करा है। ओके, तो आपका इसका डिफरेंशिएशन करो, dy/dx करो, इक्वल टू 0 करो, एक इक्वेशन बनेगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, डिफरेंशिएशन करा, इक्वल्स टू 0 करा, तो हमें x की वैल्यू +50 एंड -50 आया। हमें पता है कि x जो क्या है, प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कभी भी -50 तो होगा नहीं, यानी तो 0 होगा या उससे ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसलिए हमने -50 जो वैल्यू हमारे पास आया था उसे हमने इग्नोर कर दिया। तो x इक्वल्स टू 50 पर देखो क्या सीन है कि हमें पता नहीं इक्वेशन कैसा है, ठीक है। तो हो सकता है कि x इक्वल्स टू 50 यहाँ भी हो सकता है, x इक्वल्स टू 50 यहाँ भी हो सकता है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करा था, जो हमने p' निकाला था, कितना आया था, ये आया था। हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एंड फिर से डिफरेंशिएशन करके हम x इक्वल्स टू 50 पुट करेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है। तो हमने इस चीज़ का फिर से डिफरेंशिएशन करा, -x² प्लस 2500, इस चीज़ का फिर से डिफरेंशिएशन करा, हमें ये मिला, उसमें हमने 50 रखा। फिर हमने देखा कि ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब d2y/dx² एट x इक्वल्स टू 50, ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। तो हमने बताया था जब भी लेस देन 0 आएगा तो क्या आएगा, मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमा, है ना। मतलब डबल डेरिवेटिव जब भी लेस देन 0 आएगा मतलब उस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो हमें पता चल गई कि
अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमें x इक्वल्स टू 50 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें 50 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। अब उस 50 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो सिंपल x इक्वल्स टू 50 को आप क्या करो, इस इक्वेशन में डाल दो, तो आपका प्रॉफिट पता चल जाएगा कि x इक्वल्स टू 50 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या प्रॉफिट आने वाला है आपका। ओके, उसी तरह से यहाँ पर है कॉस्ट फंक्शन गिवन है, यहाँ पर कोई लैक ऑफ प्रिंटिंग नहीं है। अच्छी बात यह है Cx आ गया हमारे पास, तो मार्जिनल कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ये तो Cx है, ये तो मार्जिनल कॉस्ट नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए क्या बोला था मैंने कि आप सिंपल dc/dx करो, है ना। तो dc/dx करो, फिर आपके पास कुछ इक्वेशन आएगा, है ना। तो यहाँ पर dc/dx देखो करा गया है, dc/dx, तो मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन ये आया। ओके, अब इस मार्जिनल कॉस्ट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है ना। मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन मिनिमम हो। तो सबसे पहले तो हमने जो कॉस्ट फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करके मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकाला। फिर मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट हमने करा है, यहाँ पर हमने मार्जिनल कॉस्ट के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करा है। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी x आएगा, है ना, वो हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है ना। लेकिन हमें एक स्टेप और जाना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें मिनिमम वैल्यू देगा या मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो उसके बाद फिर से हमने डबल डेरिवेटिव करा है एंड x इक्वल्स टू हमने 8 रखा है। यहाँ पर जो 8 मिला था हमें फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 करने पर, वो 8 रख के देखा तो हमने क्या पाया कि वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 किसके लिए था, मिनिमा के लिए था, है ना। तो हम बोल देंगे कि सिंस डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी मिनिमम एट x इक्वल्स टू 8, ठीक। उसी तरह से एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट में क्या है कि मैंने बताया था एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करना है, सिंपली जो कॉस्ट फंक्शन है डिवाइड बाय नंबर प्रोडक्ट कर देना है। तो Cx/x करेंगे तो भी हमारे पास क्या आया, ये फंक्शन आया। अब इसको ही मिनिमाइज करना है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब ये फंक्शन हमारे पास पता है, इसका आप डेरिवेटिव करो, ठीक है ना। एवरेज फंक्शन अगर a है तो dA/dx करो इक्वल्स टू 0 करो, x की वैल्यू कुछ आएगी। उसके बाद आप इसको फिर से d2a/dx स्क्वायर करो, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यू जो आ रही है वो आप पुट करके देखो, अगर ये पॉजिटिव है तो मतलब मिनिमा होगा, अगर नेगेटिव है तो मतलब मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करके देखा गया है एंड x इक्वल्स टू 12 रखा गया है। 12 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करके जो वैल्यू आई थी उसको यहाँ पर डबल डेरिवेटिव में रखा गया है, देखा गया है ग्रेटर देन 0, मतलब उस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है ना। तो एवरेज कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, तो उस केस में हमें 12 प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। और उस केस में एवरेज कॉस्ट कितना होगा, तो इतना होगा। सिंपल आप एवरेज कॉस्ट के इक्वेशन में वैल्यू रख दो, ठीक है ना। अब इसी तरह से रेवेन्यू फंक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू, तो अब रेवेन्यू फंक्शन गिवन है, मार्जिनल मतलब उसमें फिर से रेवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, जो भी प्रोडक्ट है। प्रॉफिट फंक्शन, मार्जिनल प्रॉफिट, ये सब सेम चीज़ है ना, dp/dx, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पर फिर वही मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है एंड यहाँ पर कुछ वेरिएबल एंड फिक्स्ड एंड वेरिएबल वाला भी कॉन्सेप्ट है। 2 लाख फॉर द टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 2 लाख। मशीन को सेट करने में 88,000, ये भी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट 30 रुपीज़ है, तो 30x हो जाएगा ना, 30 × x, ठीक है। अब इस 2 लाख का यूज़ करके, इस 88,000 का यूज़ करके एंड इस 30 रुपीज़ पर यूनिट का यूज़ करके आप क्या करोगे, कॉस्ट फंक्शन निकालोगे। तो देखो कॉस्ट फंक्शन निकाला है ना, 2 लाख प्लस 88,000, तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। फिर वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 30x, ठीक है ना। तो कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट फंक्शन हो जाएगा 30x प्लस इसमें क्या हो गया, ये वेरिएबल फंक्शन, वेरिएबल पार्ट हो गया एंड ये फिक्स्ड पार्ट हो गया, तो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ गया। ओके, एंड रेवेन्यू फंक्शन, ये बोला है कि हम एक यूनिट को 45 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं। तो x यूनिट हमने प्रोड्यूस करा है, तो x यूनिट को 45 × x रुपीज़ में बिकेगा हमारा। ओके,
अब ये पूछा है द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स। हाँ, तो ये टोटल कॉस्ट फंक्शन तो हमने निकाल लिया यहाँ पर, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है दैट शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है 30x प्लस 2,88,000, मतलब दैट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू हम क्या करें 45x कर रहे हैं जो हमारा रेवेन्यू फंक्शन है। अब यहाँ पर आप इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, जो भी x की वैल्यू आएगी वो फॉर दैट वैल्यू ऑफ x विल हैव द ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर हम x इक्वल्स टू 19,200 करेंगे, मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, 19,200 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे, मतलब फ्लॉपीज प्रोड्यूस करेंगे, तब हमारा जो कॉस्ट होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द रेवेन्यू। ठीक है। अब सिमिलर यहाँ पर क्या है, कंपनी डिसाइड टू सेल स्मॉल प्रोडक्शन, ये सब है। व्हाट प्रॉफिट अलाउज द कंपनी इनकम ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेम चीज़ है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। तो आप वेरिएबल पार्ट देखो, फिक्स्ड पार्ट देखो, फिर ब्रेक इवन निकालने के लिए रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट फंक्शन करो। ठीक है ना, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब फाइनली यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो हमें पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि हमारा जो इनकम है ना, हमारा इनकम अगर बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा। ठीक है ना, वाई को यहाँ पर इनकम बोला गया है, तो DC/DY। ठीक है ना। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो हमारा इनकम अगर बढ़ता है तो हमारा सेविंग्स कैसे बढ़ेगा, तो DS/DY। ठीक है ना। तो कभी भी इससे क्वेश्चन आएगा तो हमें उस तरह से करना है। सेविंग्स फंक्शन दिया हो तो हमें DS/DY करना है। ध्यान रहे सेविंग्स फंक्शन में क्या होना चाहिए, शुड बी फंक्शन ऑफ इनकम y, तभी आप DS/DY कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, तो फाइनली ये डिफरेंशियल कैलकुलस खत्म हुआ यहाँ पर। एंड एक्सरसाइज 8A आप इसे सॉल्व करना है, एंड कुछ भी डाउट्स होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, so this brings us to the end of differential calculus. I hope you have understood this, and in case the doubt remains I shall be available to solve your doubts anytime. Okay, so we'll begin with integral calculus in the next class after solving all your doubts from differential calculus. Okay.